बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। इस धरती पर जितनी भी जीवित और निर्जीव चीजें हैं वो सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हवा, पानी, सूरज की रोशनी। इसके अलावा कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, ये सभी पर्यावरण का हिस्सा हैं जो इंसानों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित करते हैं। वहीं दूसरी तरफ इंसान भी कभी कभी जाने अनजाने अपने कई तरह के क्रियाकलापों की वजह से पर्यावरण को नुकसान कर बैठता है, जैसे कि पेड़ पौधे काटकर या फिर प्रदूषण फैलाकर। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी हम इंसानों की है। आज का कृषि विशेष पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठाए जा रहे कुछ छोटे छोटे प्रयासों को समर्पित है। आज हम आपको जहां एक ओर ले चलेंगे उत्तराखंड, तो वहीं रुख करेंगे दिल्ली का। उत्तराखंड में सीड डिस्क के माध्यम से पेड़ पौधों की विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने की कोशिश की जा रही है, तो वहीं दिल्ली में कचरे से अटे नालियों को साफ करके यमुना को स्वच्छ बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज के कृषि विशेष में आइए विस्तार से जानते हैं इन प्रयासों के बारे में। प्रकृति ने इस धरा को न जाने कितने नायाब तोहफों से नवाजा। नदियां, समंदर, पर्वत श्रृंखलाएं, वृक्ष, वनस्पति, मोहक फूल, जीव जंतु और मानव सभ्यता, इन्हीं सब से मिलकर बना धरती पर जीवन चक्र, जिसमें समय काल और परिस्थितियों के अनुसार कई बदलते रूप देखे गए। आदम युग से आधुनिक युग तक प्रकृति और पर्यावरण ने सम विषम हर दौर को देखा और उसके अनुसार अपने आप में बदलाव किए। हमारे जो देश में अभी जो पर्यावरण का परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण हमारी जैसे मृदाएं हैं, हमारा जो जल स्तर का है, हमारी जो नदियां हैं, हमारी जैसे और जलाशय हैं, इन पे नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा देखा गया है। जैसे हम मिट्टियों की सेहत की बात करें तो जो अधिक तापमान के कारण उसमें जो हमारा जैविक कार्बन है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, और उसके कारण हमारे जितने भी हमारे चाहे पौधे हो, हमारी चाहे फसलें हो, हमारा जो जितने भी हमारी चाहे एग्रीकल्चर एक्टिविटी की बात करें या हमारे जैसे न्यूट्रिशनल फूड की बात करें, वो सभी की क्वालिटी पे एक नकारात्मक प्रभाव देखा गया है जलवायु परिवर्तन के कारण। और दूसरी तरफ यदि हम पानी की उपलब्धता की बात करें तो हमारे देश में अभी बहुत सारी जगह पानी की कमी पाई गई है। अभी एक और जो बात है हमारे जैसे बरसात का, हम यदि टोटल पर्सपेक्टिव में देखें तो बरसात तो उतना ही हो रहा है, लेकिन उसका जो समय है वो परिवर्तन हो रहा है, जिससे हमारे जो हम चाहे अपने वन विभाग की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें, हम किसी भी पर्सपेक्टिव में बात करें तो उसके लिए वो उपयोगी कम सिद्ध हो रही है और नकारात्मक ज़्यादा हो रहा है। जैसे अभी आपने देखा, अभी किसान की फसल तैयार होने पे बहुत अधिक अचानक बारिश होने के कारण बहुत सारा नुकसान उनको उठाना पड़ा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमको एकदम विजिबल जो हमारे जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट हमारी जो भौतिक संपदाओं पे देखने को मिल रहा है। जब देश दुनिया तकनीकी विस्तार की ओर बढ़ रही है तो कहीं न कहीं पीछे छूट रहा है पर्यावरण और जीवन चक्र का संतुलन, जिसे बनाए रखना इस पीढ़ी की बड़ी जिम्मेदारी है। चाहे बात नदियों के संरक्षण या सफाई की हो या फिर जंगलों के विस्तार की हो बात, भूजल स्तर को बढ़ावा देने से लेकर वनस्पतिक सुरक्षा या विलुप्त होते वन्य जीवों के संरक्षण का विचार। शहरों का विस्तार भी अब शहरी प्रदूषण को बढ़ा रहा है,
जिसके लिए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। कचरा प्रबंधन, सीवर की सफाई और शहरों से होकर जाने वाली नदियों की सफाई, इन सब पर जोर दिया जा रहा है। यही नहीं, वाहनों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए भी वाहनों में हॉर्न की डेसिबल क्षमता से लेकर ई व्हीकल के जरिए उनके धुएं से होने वाले प्रदूषण को भी रोकने का काम भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए स्वच्छ भारत अभियान से लेकर कई तरह के कैंपेन सरकार की तरफ से समय समय पर चलाए जाते हैं। मगर इन सब के फायदे का असर उस दिन से शुरू हो पाएगा जिस दिन हर कोई, शहरी हो या ग्रामीण, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों का जिम्मा उठाकर देश और पर्यावरण के विकास में पूर्ण योगदान दें। का शहरी प्रदूषण में जो मेन चीज़ है आपका, एक सॉलिड और एक लिक्विड, दो तरह के हमारे सबसे ज़्यादा वेस्ट आ रहे हैं। और वेस्ट में जैसे अभी आप देखेंगे हमारे जैसे दिल्ली के पास यमुना में हम देखें, या हमारे और जलाशय देखें, या हमारे नदी नालों, कहीं पे भी जहाँ भी सिटी के पास आप ये सब चीज़ें यदि देखेंगे तो आपको एक विजिबल इम्पैक्ट उनका दिखेगा कि कुछ न कुछ वहाँ प्रदूषण हो रहा है। उनका कलर है जो जैसा नेचुरल होना चाहिए वो नहीं है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि वहाँ पे कोई न कोई पॉल्यूटेंट, वो चाहे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक किसी भी नेचर का है, वो उसमें मिक्स हो रहा है। तो हमारा जो शहरी लेवल पे, क्योंकि शहरी में क्या है, आपका पॉपुलेशन लेवल बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आपका वेस्ट जो सॉलिड और लिक्विड दोनों ही, आपका वेस्ट भी उसी मात्रा में प्रोपोर्शनली आपका अधिक होता है। तो हमारा ये इसके लिए ये प्रयत्न होना चाहिए। जैसे सॉलिड के लिए अभी बहुत सारा गवर्नमेंट और बहुत सारा प्रयास कर भी रही है कि जो वेस्ट आ रहा है उसको भाई सेग्रीगेशन करें, अलग अलग करें, और जो भी हमारा डिग्रेडेबल पार्ट है उसका कंपोस्टिंग बना रहे हैं, उनको कंपोस्ट बना के हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड है उसमें हम डाइवर्ट करें। पर्यावरण संरक्षण की एक छोटी सी कोशिश उत्तराखंड के पटवा डांगर इलाके में हो रही है। यहाँ उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद विलुप्त हो रहे पौधों को नवजीवन देने का काम कर रही है, मिट्टी से बनी एक सीड डिस्क के माध्यम से। कैसे, आइए जानते हैं। उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है। यहाँ के हरे भरे पहाड़ सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन आधुनिक जीवन शैली ने यहाँ भी पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की समस्या को जन्म दिया है। समस्या इतनी विकराल हो गई है कि पेड़ों की कुछ प्रजातियों पर तो अस्तित्व का खतरा मंडराने लगा है। विलुप्ति की कगार पर खड़ी प्रजातियों में कुछ औषधीय पौधे भी शामिल हैं। सीड डिस्क इसी खतरे के खिलाफ एक जंग है, एक आंदोलन है। डॉक्टर बलवंत रावत और डॉक्टर सुमित पुरोहित उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद में वैज्ञानिक हैं। वो पेड़ों के प्राकृतिक संरक्षण में जुटी उस टीम का हिस्सा हैं, जो सीड डिस्क मुहिम को जमीन पर उतारने का काम कर रही है। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद ही इस पूरी मुहिम का खर्च उठा रही है। बदलते हुए पर्यावरण के संदर्भ में आज कई ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पे हैं। उनमें न सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स, वरन हमारी जो ट्री स्पीशीज हैं, कास्ट स्पीशीज हैं, ये भी खत्म होती जा रही हैं। उसका एक मुख्य कारण और मैं बताऊं तो वो है अंधाधुंध कटाई का होना। और जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं वहाँ पर नए पौधों का उग पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास वो पेड़ ही नहीं बचते जिनमें से सीड बन पाएँ। ऐसे में हमें ऐसे तरीके ईजाद करने होते हैं जो कि इस कमी को पूरा कर पाएँ। तो सीड डिस्क एक ऐसा फॉर्मूला है जिसमें हम बायो वेस्ट को इंक्लूड करके और मिट्टी के साथ मिलाकर उसमें बीजों को डाल देते हैं, और उसके बाद सुखाने के बाद हम उसको जंगलों में किसी मानव समूह के द्वारा फिकवाते हैं। और इससे क्या हो, दो बहुत बड़ी कमियां पूरी होती हैं। एक तो जहां पर वनों की अंधाधुंध कटाई है या वो क्षेत्र जिनमें कभी वन नहीं मिले, तो वहां पर जैसे ही वो सीड डिस्क को मॉइस्चर मिलता है या बारिश होती है, वहां पर नए पेड़ उगने लगते हैं और पेड़ों की कमी उस क्षेत्र में पूरी होती है। और दूसरा, प्राकृतिक संसाधन उस क्षेत्र में भरपूर होने लगते हैं समय के साथ साथ। खेती बाड़ी में आजकल आपने टिश्यू कल्चर का नाम सुना होगा। ये एक ऐसी विधि है जिसमें एक टिश्यू बहुत बड़ी संख्या में पौधों को जन्म देता है। बस पौध उगाने के लिए आपको जलनुमा बहुत ही पोषक माध्यम की जरूरत होगी, जिसे MS मीडिया कहा जाता है। पौध उगाने के बाद ये माध्यम फेंक दिया जाता है या डंप कर दिया जाता है।
जहां ये किसी न किसी तरह पर्यावरण को ही नुकसान पहुंचा रहा होता है। देश भर में कृषि विश्वविद्यालय, शोध संस्थान और कमर्शियल प्रयोगशालाएं पौध उत्पादन से जुड़े शोध के लिए इसी माध्यम का इस्तेमाल कर रही हैं। इस समय भारत में सालाना 50 करोड़ पौधे टिश्यू कल्चर विधि से उत्पन्न करने की क्षमता है। जरा सोचिए कि हर साल कितना MS कचरा उत्पन्न होता होगा। सीड डिस्क इस कचरे को सही तरह से ठिकाने लगाने का भी काम कर रही है। जो आज प्लांट टिश्यू कल्चर के माध्यम से बहुत सारे पौधों का उत्पादन करते हैं, तो मैं उनसे भी विनती करता हूँ कि आपका जो मीडिया है, MS मीडिया है, उसको फेंके नहीं, उसको सीड डिस्क बनाइए, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट पर, वातावरण को होगा। कहीं ना कहीं उसका फेंकने से अच्छा है कि वहाँ की महिलाओं को एक रोज़गार मिल जाता है। रोज़गार मिलने का ये फ़ायदा है कि उस महिलाओं को मिट्टी चाहिए उसको, और आपका वेस्ट है पूरा, उसको मिक्स करिए, और जैसे ही मानसून शुरू हो जाता है तो किसी भी प्रकार के आपके बीज हैं, चाहे वो जामुन के हैं, चाहे वो लीची के हैं, छोटे छोटे बीज हैं, उसमें आप लगाइए, और अपने जंगलों में या आसपास ऐसी जगह में, मैदानी हो या पर्वतीय क्षेत्रों में, आप उसको डाल दीजिए। और उसका फ़ायदा तो कहीं ना कहीं है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हम लोग पेड़ लगाते हैं बरसात में, अलग अलग त्योहारों में लगाते हैं पेड़, तो जो बीज आप डाल रहे हैं, 1 या 2 बीज आप डालते हैं, तो एक टाइम पे आप हज़ारों सीड डिस्क फेंक सकते हैं। तो एक एक पौधा लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीड डिस्क हज़ारों लाखों की संख्या में भेजेंगे, तो उससे क्या होगा, तो हमारे वन बनेंगे, वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करेंगे, जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको रोकेंगे। तो ये निवेदन है सभी जितने भी टिश्यू कल्चर लोग कार्य कर रहे हैं, तो उसको वेस्ट जो मीडिया उसको फेंके नहीं, उसका सीड डिस्क बनाइए और हमारे वातावरण को स्वच्छ बनाइए। डिस्क बनाने के लिए MS मीडिया को छानकर उसमें मौजूद पुराने पौधों के अवशेषों को अलग करना जरूरी है। इसके बाद इसमें छनी हुई मिट्टी मिलाएंगे। मिट्टी की मात्रा मीडिया की मात्रा से दुगनी होगी। दोनों को अच्छी तरह मिलाकर डिस्क बना लेंगे। डिस्क की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और वजन 30 ग्राम होगा। इसके बाद इनमें बीज रख देंगे। अब डिस्क को तुरंत सुखाने के लिए रखना होगा, वरना मिट्टी की नमी पाकर बीज इसमें अंदर ही अंकुरित हो सकते हैं। सूखने के बाद इनको पहाड़ों पर ले जाकर पूरी ताकत के साथ जितना हो सके उतनी दूर फेंकेंगे। मिट्टी की डिस्क में बीज महीनों तक सुरक्षित रहते हैं और चिड़ियों की खुराक बनने से भी बचे रहते हैं। बारिश का मौसम आने वाला है। बूंदों की पहली फुहार डिस्क की मिट्टी को नम कर देगी। यही नमी बीज के अंकुरण का कारण होगी। डिस्क फेंकने के काम में बच्चों की भी मदद ली जा रही है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि बच्चे इस कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। पर्यावरण संरक्षण की जब भी बात की जाती है, सरकार का एक बहुत ही पहला और मुख्य उद्देश्य हमेशा रहा है कि किसी तरह से उसमें बच्चों को इन प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व किया जाए। अगर उनके स्कूली शिक्षा के दौरान बच्चे अगर इन गतिविधियों से जुड़ते हैं तो उनका मानसिक डेवलपमेंट, मानसिक विकास उस तरह से होता है और पर्यावरण के साथ साथ बहुत अच्छे से जुड़ने लगते हैं। अगर बच्चों को शामिल करके उनके समूह लेके अगर हम सीड डिस्क उनसे जंगलों में फेंकवाएं तो बच्चों का एक सीधा सीधा लगाव जंगल के साथ बन जाता है। तो ऐसे में हमें ज़रूरत है कि हम ऐसे दलों को और ऐसे समूहों को, खासकर बच्चों को अगर इन संरक्षण प्रोग्राम से जोड़ें तो एक बहुत बड़ी ये मुहिम हो सकती है। वैज्ञानिक चाहते तो डिस्क की जगह गोला भी बना सकते थे, लेकिन उसमें 2 समस्याएं हैं। एक तो गोले को ज्यादा दूर तक फेंकना मुश्किल है और दूसरा पहाड़ों से लुढ़कने का खतरा भी बना रहता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सीड डिस्क पर्यावरण को 2 तरह से संरक्षित कर रही है, नए पौधे उगाकर और हानिकारक जैव कचरे को ठिकाने लगाकर। तो ये थी उत्तराखंड की कहानी। कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे दिल्ली, जहां पर नालियों की सफाई के जरिए यमुना को स्वच्छ करने के प्रयास हो रहे हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के।
घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष। कार्यक्रम के पहले हिस्से में हमने बात की वन संरक्षण की और अब बात करेंगे जल संरक्षण के बारे में। राजधानी दिल्ली में ड्रेनेज की गंदगी के कारण यमुना नदी प्रदूषित हो रही है, जिसकी सफाई के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। इन्हीं कोशिशों के बीच बारापुला ड्रेनेज की सफाई की जा रही है। आइए देखते हैं इससे जुड़ी एक रिपोर्ट। मानव सभ्यता में गांव से शहरीकरण का एक लंबा इतिहास रहा। हड़प्पा से लेकर औद्योगिक युग और फिर आते आते आज का आधुनिक युग, हर चरण का अपना एक अध्याय रहा है। बात अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में करें तो आजाद भारत के बाद 90 का निजीकरण दशक सबसे महत्वपूर्ण दौर रहा, जिसने शहर की ओर आने में ग्रामीण लोगों को आकर्षित किया। जिसके बाद शहरों की बढ़ती जनसंख्या के कारण खाली भूमि का अधिग्रहण हर बड़े शहरों में होना शुरू हुआ, जिससे देश की राजधानी दिल्ली भी अछूती नहीं रही। आज दिल्ली में भारत के हर कोने में रहने वाले लोगों को देखा जा सकता है। वहीं बात करें अगर इस शहरीकरण के प्रभाव की, तो इसकी वजह से शहर की आबो हवा पर इसका प्रभाव हुआ है। चाहे वो ध्वनि प्रदूषण हो या कल कारखानों और वाहनों के धुएं से हुआ प्रदूषण। इन सब के साथ एक समस्या जिसने भारत सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा, वो थी शहर में बहते नाले, जिसकी वजह से शहर और शहर से लगकर बहती यमुना नदी प्रभावित है, जिसका कारण शहर की बढ़ती जनसंख्या और उसकी वजह से बढ़ने वाला कचरा है। 17 अगस्त 2020 को भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तहत दिल्ली के अपशिष्ट प्रबंधन का काम शुरू किया गया, जिसके पहले चरण में ही प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और नगर पालिका के सहयोग से लगभग 3000 टन नालों में जमा अपशिष्ट को बारापुला क्षेत्र के पास से निकाला जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल में हमने एक वेस्ट टू वेल्थ मिशन शुरू किया है। उसके अंतर्गत ये जो हमने एग्जेम्पलीफाई किया कि ड्रेन्स को हम कैसे क्लीन करें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आज 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है और इसको देखते हुए कि इसकी कितनी हमें सक्सेस मिली है, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम इसको और कई जगह बढ़ा पाएंगे और इसको भी कंटिन्यूसली हम जो अथॉरिटीज़ हैं यूज़ करेंगी। तो हमारे ऑफिस का यही उद्देश्य है कि हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को किस तरह लाकर पूरे समाज में इसका जो लाभ है दे सकें। सो इट्स अ ग्रेट moment that we are launching a new phase of cleaning the drains using this amphibious technology. शहर के अपशिष्ट प्रबंधन के साथ इसकी योजना की वजह से यमुना नदी की सफाई कर पाना संभव हुआ, जिससे निकट भविष्य में यमुना नदी प्रदूषण मुक्त हो पाएगी। साथ ही इसकी सहायता से आज जो 3 किलोमीटर तक के नाले की सफाई कर सतह पर जमे अपशिष्ट का प्रबंधन हुआ है, आगे चलकर इस योजना के माध्यम से देश के हर शहर में अपशिष्ट प्रबंधन को सुनियोजित तरीके से सही किया जा सकेगा। तो ये इनिशिएटिव जो ये ड्रेन क्लीनिंग का ऑफिस ऑफ पीएसए ने शुरुआत की है, तो ये बहुत ही बेहतर टेक्नोलॉजी है जो पिछले 1 साल में जब से इसका डिप्लॉयमेंट हुआ है नियरली 3000 टन कूड़ा उठा चुकी है और 3 किलोमीटर ड्रेन भी साफ़ कर चुकी है। इससे हम ये फ़ायदा ये होता है कि जब
एक्सट्रीम इवेंट्स जो फ्लडिंग बहुत ज़्यादा होती है ड्यूरिंग मानसून, उसमें स्पेसिफिकली ये बहुत कामयाब रहेगा। इससे फ्लडिंग नहीं होगी और यमुना रिवर में भी ये कूड़ा करकट नहीं इकट्ठा होगा। और ये एक्चुअली भारत सरकार जो एक इनिशिएटिव लिया है इन्होंने कि यमुना को सफाई करनी है, उससे इसमें बहुत ज़्यादा मदद होगी। और इसको आगे कैसे लेके जाना है, इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट कौन बेयर करेगा, ये सब चीज़ें हमें आगे चलकर देखनी पड़ेगी। ड्रेन मास्टर तकनीक यानी DMAT की वजह से आज बारापुला क्षेत्र में बहते नालों की तलहटी में जमा तरह तरह के अपशिष्ट पदार्थों को निकालकर नालों की सफाई का काम किया गया, जिसकी वजह से भविष्य में इस क्षेत्र के आसपास रह रहे लोगों को राहत तो मिलेगी ही, साथ ही 10 से 15 फीट चौड़े इन नालों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ का इस्तेमाल कर बिजली निर्माण और सड़क निर्माण जैसे अन्य कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे स्वास्थ्य और सशक्त भारत के निर्माण में ये सार्थक कदम साबित होगा। डिसिल्टिंग बारापुला ड्रेन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें जो सारे मटेरियल्स जो ड्रेन में बह रहे हैं उसको अगर हम नहीं करते डिसिल्टेशन, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि इसका डेप्थ जो है कम होते जा रहा है। तो हम लोग के पास एक टेक्नोलॉजी, जो ड्रेन मास्टर टेक्नोलॉजी है, जो आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसे डिसिल्टेशन करता है, स्लज को कैसे बाहर निकाल के फिर उसको हम लैंड फिलिंग साइट को ले जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी जो ड्रेन मास्टर टेक्नोलॉजी है वेरी मच इम्पोर्टेंट इन द करेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लॉगिंग ऑफ द ड्रेन्स इन अर्बन एरियाज़। तो ये टेक्नोलॉजी को ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिप्लॉय किया था बारापुला ड्रेन में, जो आज आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा से ये काम कर रहा है। और इसी बहाने हमने 3 किलोमीटर करीब बारापुला ड्रेन को हमने क्लीन करवाया है, जिसमें बहुत सारा मटेरियल्स जो है मोर देन 3000 टन्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स हम लोग निकाल के लैंड फिलिंग साइट को भिजवा दिया है। उसमें न्यू दिल्ली म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन भी हमको हेल्प किया है। तो ये टेक्नोलॉजी not only for बारापुला ड्रेन के लिए है, but it can be deployed in any urban areas in India, many cities in across India। और ये टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने में और इसको यूटिलाइज करने में जो चीज़ चाहिए वो सारे चीज़ तो अवेलेबल है, बट इसका जो फिजिबिलिटी हम देख रहे हैं कि इसको हम लोग कितना अच्छा से इसको यूज़ करें। और जो पोल्यूशन हमारा रिवर हो रहा है और ड्रेन थ्रू में बहुत सारा मटेरियल जाके रिवर का डेप्थ भी कम होते जा रहा है, और अर्बन में रेनी सीजन में फ्लडिंग हो रहा है, वो सब चीज़ बंद हो सकते हैं। सो आई थिंक दिस ड्रेन मास्टर टेक्नोलॉजी इज़ वेरी गुड एंड इसको बहुत सारा जगह में यूटिलाइज किया जा सकता है। ड्रेन मास्टर नाम की मशीन के बारे में मैं आपको आज बताना चाहूँगा, जो हम लोगों ने नालों की साफ़ सफाई के लिए एजाज़ की है। हमारी देश में समस्या ये है कि नदियाँ और झीलें अधिकतर गंदी इसलिए होती हैं क्योंकि नालों के रास्ते से हर तरह के पदार्थ जो हैं वो नदियों और झीलों में आते हैं। तो और नाले की साफ़ सफाई जो है उसमें कई तरह की कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि नाले जो हैं वो कम चौड़े होते हैं, उनकी चौड़ाई 10 या 15 फीट से ज़्यादा नहीं होती है, दोनों तरफ पे घर होते हैं, तो मशीन अंदर घुस नहीं पाती है, चल नहीं पाती है, और हर तरह के पदार्थ होते हैं नालों के अंदर। हम लोगों ने पहली बार हिंदुस्तान में ड्रेन मास्टर नामक की मशीन जो है इसको एजाज़ किया है, जो एक एम्फीबियस मशीन है, यानी वो सूखे में, दलदल में और तैरते हुए पानी में चल सकती है। वो नाले में खुद से आगे पीछे जाएगी, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी हो, हर तरह का कचरा निकालेगी बकेट द्वारा, स्लज, सिल्ट, सेडिमेंट। अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन डिब्री होगा तो उसमें रॉक ब्रेकिंग की अटैचमेंट, अगर डेंगू के लिए आपने स्प्रे करना है तो लार्विसाइडल स्प्रे अटैचमेंट, कई तरह की 10-12 अटैचमेंट्स उसमें लग सकती हैं। और अगर दोनों तरफ पे घर हैं और वेस्ट को कहीं पर गिराने की जगह नहीं है, तो वो वेस्ट को मशीन के ऊपर ही बिन्स दे रखे हैं, उस बिन्स के ऊपर वो वेस्ट कैरी होगा और मशीन खुद फिर एक किनारे पे आएगी और उन बिन्स को खाली कर देगी। तो ये हम लोगों ने पहली बार कंजेस्टेड म्यूनिसिपल ओपन ड्रेन्स के लिए ऑल ओवर इंडिया सारे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद को सोच के इसको हम लोगों ने सोल्यूशन को एजाज़ किया है। और PSA ऑफिस द्वारा हमें काफ़ी सपोर्ट मिला है। हमने ये पहली मशीन जो है यहाँ पे दिल्ली में बारापुला ड्रेन में लगाई है। MCD का भी साथ रहा है इसमें हमारा, और हम लोगों ने साल भर यहाँ पे काम किया है। और इस 3 किलोमीटर के स्ट्रेच में हम लोगों ने 3 से 3,500 टन कचरा बारापुला ड्रेन से निकाला है, जो कि पहले से निकल नहीं सकता था क्योंकि वो पानी के बीचों बीच से हम लोगों ने निकाला है। तो हम चाहेंगे कि इसी टेक्नोलॉजी को सरकार के माध्यम से हर नगर निगम में, हर नगर पालिका में, हर नगर परिषद में
इसको प्रचलित किया जाए और बताया जाए कि हमारे नालों को साफ़ सफाई करने के लिए ये टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, जिसको अगर हम लोग सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर गए तो हमारे लेक्स एंड रिवर्स जो हैं ऑटोमेटिकली अधिकतर क्लीन हो जाएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ कृषि विशेष में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में जो कार्य किए जा रहे हैं इनके बारे में जानकर आप भी जरूर प्रभावित हुए होंगे। इस कार्यक्रम के बारे में अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय और जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।